वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सिर्फ दहेज मांगना 498 के केस में कवर होता है। क्या सिर्फ दहेज मांगने से ही 498 का केस रजिस्टर किया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ अगर पति के अलावा पति के दूर के रिश्तेदारों को भी 498 के केस में रजिस्टर किया जाता है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है, तो उनको किस तरह से जो है अपना बचाव करना है, इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिसको पुलिस को भी फॉलो करना है और कोर्ट को भी फॉलो करना है। एक्यूज्ड को इन जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इन जजमेंट्स को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over the situation. So basically आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जजमेंट को समझेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, अभी रिसेंट में ही दिया है। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक बात कही जो पति के लिए, पति के घर वालों के लिए या पति के दूर के रिश्तेदारों के लिए बहुत ही काम की चीज है। ये जजमेंट एक तरीके से उनके लिए एक रामबाण है जो उनके लिए लाइफ सेवर का काम करेगा। ये जजमेंट समझना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट्स को कोट किया। उन तीनों लैंडमार्क जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसको भी हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस पूरे केस के फैक्ट को जो दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसे इस केस को डील किया और किस तरह से पति को और पति के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको जो है फायदा पहुंचाया, उनके खिलाफ जो भी एफआईआर रजिस्टर की गई थी उसको क्वैश किया। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले ये समझो। इस केस में जो शादी हुई थी पति पत्नी की वो 2018 में हुई थी। 2019 में पत्नी ने ये कहते हुए कि उससे दहेज मांगा गया है, उसके साथ क्रूरलिटी हुई है, उसको टॉर्चर किया गया है, परेशान किया गया है, ऐसा कहते हुए 2019 में पति के खिलाफ, पति के मदर फादर के खिलाफ और पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ जो है एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया। सो बेसिकली जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो फिर इसके बाद जो पति के दूर के रिश्तेदार थे, जिनमें से एक का नाम है वनीता गुप्ता, इन्होंने एक क्वैशिंग की पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में और उस क्वैशिंग की पिटीशन में अपना ग्राउंड ये रखा कि हम दूर के रिश्तेदार हैं, हम कभी कंप्लेनेंट के साथ रहे भी नहीं है, ना ही कभी हमने उससे जो है दहेज मांगा है, ना ही कोई हैरेसमेंट किया है, हमारा कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस पूरे केस में। सो बेसिकली ये ग्राउंड था उनका उस क्वेश्चन के पिटीशन में। अब इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हमको ये समझना जरूरी है कि क्या सिर्फ दहेज मांगना 498 के केस में कवर होता है। क्या सिर्फ दहेज मांगने से 498 का केस रजिस्टर हो सकता है? इसका जवाब देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमको सबसे पहले सेक्शन 498 को ही समझना होगा। सेक्शन 498 क्या कहता है? अगर हम सेक्शन 498 को पढ़ें तो सेक्शन 498 कहता है कि अगर पति या पति का कोई भी रिलेटिव पत्नी को टॉर्चर करता है, पत्नी को हैरेस करता है, पत्नी के साथ क्रूरलिटी करता है और उस टॉर्चर या हैरेसमेंट के कारण पत्नी को नुकसान होता है या पत्नी जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाती है, या फिर जो है पति या पति के घर वाले दहेज को लेकर उसके साथ क्रूरलिटी करते हैं, उसको हैरेस करते हैं, उसको परेशान करते हैं, इसको हम जो है क्रूरलिटी की डेफिनेशन में कवर करेंगे। सिर्फ दहेज मांगना क्रूरलिटी नहीं है, दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करना क्रूरलिटी है। अगर दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित किया गया है तो फिर जो है सेक्शन 498 का केस बनता है। सिर्फ दहेज मांगने से 498 का केस नहीं बनता। दहेज को लेकर अगर पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको हैरेस किया जाता है, तब यहाँ पर 498 का केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो बेसिकली इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि दहेज मांगना सिर्फ जो है क्रूरलिटी नहीं है, दहेज मांगने से 498 का केस नहीं बनेगा। जब तक पत्नी के साथ क्रूरलिटी नहीं की गई है, जब तक पत्नी को हैरेस नहीं किया गया है, दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित नहीं किया गया है, तब तक 498 में केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। सो बेसिकली ये कहना था दिल्ली हाई कोर्ट का। अब इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी आईपीसी के सेक्शन 498 में कोई एफआईआर रजिस्टर करवाती है, कोई केस रजिस्टर करवाती है किसी के भी खिलाफ, चाहे पति के खिलाफ हो या पति के घर वालों के खिलाफ हो या पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ हो, तो यहाँ पर एफआईआर को रजिस्टर करते समय कुछ गाइडलाइंस हैं जो पुलिस को फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस कहाँ पर मिलती हैं, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स को समझना होगा। सो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों जजमेंट्स को जो है इस केस में कोट किया और बताया
कि ये तीनों जजमेंट्स क्या कहती हैं। अब ये जजमेंट्स क्या कहती हैं, इन जजमेंट्स का क्या नाम है, इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली जजमेंट के बारे में। पहली जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, तो सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस को लगता है कि जो भी कंप्लेंट आई है किसी भी अक्यूज्ड के खिलाफ, उस कंप्लेंट के आधार पर क्या ये लग रहा है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। अगर कंप्लेंट के आधार पर या इंफॉर्मेशन के आधार पर ये लग रहा है कि अपराध नहीं हुआ है या पुलिस के मन में कोई डाउट है, तो सबसे पहले पुलिस के पास ये पावर है कि वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है और उस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के माध्यम से, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक जांच बोलते हैं, उस प्रारंभिक जांच के माध्यम से पुलिस जो है ये जानने की कोशिश कर सकती है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को लगता है कि हाँ अपराध हुआ है, तो फिर उसके बाद पुलिस वहां पर एफआईआर को रजिस्टर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसा कि हम 498 के केस में देखते हैं कि काफी केसेस जो है फेक होते हैं। कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है, ना ही किसी भी व्यक्ति की कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है केस में। सिर्फ एक जनरल और वेग एलिगेशन के साथ एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करे और इसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि हाँ अपराध हुआ है, तो फिर वो जो है उसमें एफआईआर को रजिस्टर कर सकती है। इसके बाद एक केस और डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम था प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो, अगर आप दूर के रिश्तेदार के खिलाफ 498 का केस दर्ज करवा रहे हो, तो सबसे पहले ये जांच हो कि उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उस केस में है या नहीं। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस है जो ये शो कर रहा हो कि हाँ दूर के रिश्तेदार ने पत्नी के साथ क्रूएलिटी की है, दहेज को लेकर की हो, या किसी भी तरीके से कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जो है जरूरी है। अगर कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है पत्नी की कंप्लेंट में, तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा। ये जो है प्रीति गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट में जजमेंट दिया, कहकशा कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि देखो, सिर्फ जनरल एलिगेशन लगाने से, सामान्य एलिगेशन लगाने से, सामान्य भाषा में ये कह देना कि मेरे साथ जो है क्रुएलिटी हुई है, मुझको परेशान किया गया है दहेज को लेकर या किसी भी तरीके से, ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। कंप्लेंट में स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ अगर जो है कोई एक्यूजेशन है, अगर कंप्लेंट जो की गई है उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन है, जनरल एलिगेशन नहीं, स्पेसिफिक एलिगेशन। स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है? मेरे साथ क्रुएलिटी हुई, किस जगह क्रुएलिटी हुई, किस व्यक्ति ने क्रुएलिटी की, किस कारण क्रुएलिटी की, क्या तरीका था क्रुएलिटी करने का, तो ये सब चीजें जो है कंप्लेंट में बताना जरूरी है। अगर पत्नी स्पेसिफिक एलिगेशन के साथ कंप्लेंट करेगी तभी जो है एफआईआर रजिस्टर होगा, अदरवाइज एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। तो ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी 498 का केस रजिस्टर होगा तो इन सब लैंडमार्क जजमेंट को पुलिस फॉलो करेगी। इनमें जो गाइडलाइंस है पुलिस उनको फॉलो करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करेगी। लेकिन अगर इसके बावजूद एफआईआर अगर रजिस्टर हो चुका है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ अब उसको सालों साल जो है जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं, इसके बाद कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और फिर एक्यूज्ड की भी जिम्मेदारी। जब एक्यूज्ड को लग रहा है कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो एक्यूज्ड जो है उन सभी फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है। और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन की सुनवाई के समय कोर्ट देखेगी कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है उस एक्यूज्ड के खिलाफ। अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो ये शो कर रहा है कि प्राइमा फेसाई उस एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है, उस एक्यूज्ड ने दहेज को लेकर क्रुएलिटी की है, उस एक्यूज्ड ने जो है टॉर्चर किया है, मारा है, पिटा है, अगर ऐसा कोर्ट को नहीं लग रहा है तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज करेगी। अगर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो इसके बाद एक्यूज्ड हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है क्वेश्चन के लिए, और उस क्वेश्चन की पिटीशन में एक्यूज्ड हाई कोर्ट को ये बताएगा कि उसके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सिर्फ जनरल एलिगेशंस में कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है जो ये शो कर रहा हो कि उस व्यक्ति ने
ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति ने क्रुएलिटी की है, उस व्यक्ति ने वाइफ को हेरस किया है, अगर ये चीज़ें हाई कोर्ट में प्रूव हो जाती हैं, तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को, उस पूरे केस को क्वैश कर सकता है। सो बेसिकली इस तरह से इस पर्टिकुलर केस में, जिसका केस टाइटल है वनिता गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अनदर, इस पर्टिकुलर केस में भी हाई कोर्ट को दिखा जो गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी थी, पुलिस ने उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। कोई भी स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं दिखाई दिया इन लोगों का। सो बेसिकली इसके आधार पर हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे जो है केस को क्वैश कर दिया। वनिता गुप्ता को और जो उसके हस्बैंड थे उनको जो है रिहा कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया और एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। सो बेसिकली इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी केस आपके खिलाफ रजिस्टर हुआ है 498 में, तो सिर्फ जो है इस आधार पर कि दहेज की मांग की गई है वो सफिशिएंट नहीं है। इसके आधार पर 498 का केस रजिस्टर नहीं हो सकता है। अगर कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनको आप स्पेसिफिकली जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं 498 के केस में, जब तक कोई उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना हो क्रुएलिटी करने में या हैरेस करने में या फिर डाउरी को लेकर हैरेस करने में। तो इस तरीके से आप उनको जो है एक्टिवली उसमें एक्यूज नहीं बना सकते, और अगर उनको एक्यूज बनाते हो, अपराधी बनाते हो, तो उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी एफआईआर रजिस्टर की गई है उसको क्वैश कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर पति के खिलाफ भी कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है या पति के घर वालों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पुलिस ने जो है गाइडलाइंस को फॉलो नहीं की है, तो फिर उनके खिलाफ भी जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसको भी क्वैश किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।